स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत के आज के अंक में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य की जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं महिलाओं में त्वचा रोग एवं उससे सावधानियों के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिम्स रांची के चर्म रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, त्वचा से संबंधी बीमारियों की चूँकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है, तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? देखिए, आपने सही कहा कि त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी अंग है जी। और जितनी भी चुनौतियां होती हैं, चाहे मौसम की हों, चाहे संक्रमण करने वाले जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फफूंदी हैं, जो भी हैं, तो उनके चैलेंजेस को सबसे ज़्यादा हमारी त्वचा ही झेलती है और जाहिर है उनका कुप्रभाव पड़ता है हमारी त्वचा पर जी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि अन्य भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो समय समय पर त्वचा को प्रभावित करती हैं। तो जैसे सबसे जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्वचा की बीमारियां हैं, जो हम लोग नित्य प्रति जो अपने प्रैक्टिस में अपने पेशे के अंदर जो पाते हैं, जो मरीज जिस तरह के आते हैं, उनमें मैं बतला दूं कि जैसे एक्जिमा की बीमारी प्रमुख है जी। एक्जिमा है और दिनाय की बीमारी है। किसी को जो जैसे कि यंग एज में, जो युवावस्था में, खास करके टीन एज जिसको बोलते हैं, उसमें मुहासे की बीमारियां होती हैं। चेहरे पे मुहासे निकलने लगते हैं, कई तरह के दाने आने लगते हैं। तो यह भी बहुत सामान्य बीमारी है। कभी कभी त्वचा पर सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं जी। अब सारे सफ़ेद दाग सफ़ेदी वाली बीमारी तो नहीं होती, उसके कई रूप हैं, कई रोग उसमें उस तरह से प्रभावित करते हैं, उस तरह से उत्पन्न होते हैं जैसे देखने में लगता है कि वही सफ़ेदी की बीमारी है। उसके अंतर्गत बहुत सारी त्वचा की बीमारियां आती हैं। तो एक ये भी बीमारी हो गई। दूसरी है कि एक सोरियासिस की बीमारी होती है जी। तो सोरियासिस की बीमारी भी बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य रूप से पाई जाती है। ये भी एक और बीमारी है जिसको स्केबीज कहते हैं। स्केबीज में क्या होता है कि एक ये कीटाणु के चलते होता है जिसको माइट बोलते हैं, और वो एक व्यक्ति को अगर हो गया घर में तो ये संपर्क से फैलने वाली बीमारी है जी। जितने लोग साथ साथ सोते हैं, साथ साथ क्लोज संपर्क में निकटता के साथ जो बैठे हैं, सोए हैं, उनको फैल जाती है ये बीमारी जी। तो एक को हुआ तो पूरे परिवार चपेटे में आ जाता है। अगर छात्रावास में एक विद्यार्थी को हो गया, छात्र छात्रा को, तो पूरा छात्रावास चपेट में आ जाता है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ क्लोज लोग रह रहे हैं, तो ये फैल जाता है। तो मोटा मोटी दो तरह की है कि एक संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ और दूसरी बिना संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ। इस तरह की बीमारियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्जिमा के बारे में बता दूं जी। ये बहुत ही सामान्य बीमारी है और एक्जिमा देखिए बहुत व्यापक शब्द है। कोई भी बीमारी त्वचा में होती है तो लोग चिकित्सक के पास जाकर यही कहते हैं, देखिए तो सर हमें एक्जिमा तो नहीं हो गया, तो उनको तो लक्षण पता नहीं है। तो एक्जिमा दो तरह का होता है, एक तो आंतरिक एक्जिमा और एक बाह्य कारणों से एक्जिमा जी। आंतरिक एक्जिमा जो है वो जैसे कोई बाह्य कारण उसमें नहीं है कि पहले मैं बाह्य कारण ही बतला दूं कि जैसे कोई मजदूर है, वो सीमेंट से कार्य कर रहा है, घर बनवा रहा है ना, सीमेंट है, बालू है, जो गिट्टी है उसको छू रहा है, ईंटें ढो रहा है, तो सीमेंट से एक रिएक्शन हो जाता है हाथ में जी। तो उसको जिसको सीमेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि पपड़ियाँ बन जाएगी हाथों में, सूजन हो जाएगा, काली हो जाएगी त्वचा, वहाँ से रिसाव भी हो सकता है, जल का मवाद भी बन सकता है, हाथ में विकृत हो जाता है और बहुत खुजली होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो एक उदाहरण हमने दिया कि जैसे सीमेंट से हो गया। जैसे घर में गृहिणियाँ, गांव में हमारे जो हैं माताएं बहनें हैं, घर के कार्य कर रही हैं, बर्तन धोना है, गांव के शहरों में भी बर्तन धोना है, सब्जी काटना है, कपड़े धोना है, सर्फ है, स्ट्रॉन्ग सोप है, साबुन है, छू रही हैं, तो इनके हाथ में संपर्क आने से भी एलर्जी का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है उसमें,
और उसके चलते इसी तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। दाने दाने आ जाएंगे, फुंसियाँ आ जाएंगी, उनसे पानी निकल सकता है, बहुत ज़्यादा खुजली होगी। और आनन फानन में लोग अगर कोई देहाती दवा का प्रयोग करने लगे तो उससे और भी समस्या बढ़ जाती है। तो ये हुआ कि एक्जिमा जो है बाहरी कारणों से जो एक्जिमा है, हमारी माताएं बहनें जैसे हैं, इवन कि सिंदूर लगाने से भी कभी कभी एक्जिमा वहाँ पर जहाँ लगाया जा रहा है सिंदूर वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे खुजली होने लगेगी। बिंदी लगा रही हैं तो जहाँ बिंदी का स्थान है लगाने का वहाँ सफ़ेद दाग उत्पन्न होने लगता है जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं जी। लिपस्टिक लगा रही हैं, नेल पॉलिश लगा रही हैं, चेहरे पे कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें महिलाएं लगाती हैं, कई तरह के क्रीम लगाती हैं इस उम्मीद में और इस महत्वाकांक्षा में मैं कहूँ कि मैं और सुंदर दिखूंगी, मैं और स्मार्ट दिखूंगी, लेकिन होता उल्टा असर है। नाम रहता है ब्यूटी क्रीम, लेकिन वो ब्यूटी से दूर कर देता है और चेहरा को विकृत बना देता है। बहुत गंभीर समस्या है। मैं तो रोज़ देखता हूँ हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं या इवन जो जॉब में हैं महिलाएं, वो आती हैं, किसी दुकान वाले ने कोई बता दिया क्रीम की ये लगा लीजिए, इससे ठीक होगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो स्टीरॉयड से जो युक्त दवाएं हैं जी, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो चाहे और भी कोई क्रीम हो, अगर स्टीरॉयड दवाओं का सेवन किया जाता है चेहरे पे, कई तरह की दवाएं जो विज्ञापन में दिखाई जाती हैं आपके दूरदर्शन द्वारा भी या कई सारे चैनल से, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें दिखाई जाती हैं कि ये सुंदरता बढ़ाती है, ये दाग दूर करता है, तो ये धब्बे दूर करते हैं, और वो अज्ञानतावश उसका सेवन किए चले जाते हैं 6 महीने से, साल भर से, कई लोग तो कई महिलाएं तो 5-5 वर्षों से लगाती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल स्टीरॉयड डैमेज्ड फेस, यानी स्टीरॉयड के चलते चेहरा उनका पूरा विकृत हो चुका है। उसमें लक्षण क्या आते हैं? चेहरे में लालिमा आ जाती है जो बराबर रुकी रहती है, लालिमा गायब नहीं होती है। त्वचा जो है वो त्वचा पतली हो जाती है, डैमेज हो जाती है त्वचा। वहाँ पे बाल भी उग सकते हैं। मैं बताइए कि महिलाओं के गालों में अगर बाल उग गए तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है जी। सौंदर्य के उल्टा विपरीत कार्य हो गया ये तो। बाल उग जाते हैं और लालिमा हमने बता दी, मुहासे और भर जाते हैं चेहरे पर, काफ़ी मुहासे भर जाते हैं। दाग धब्बे आ जाएंगे चेहरे पे, कहीं सफ़ेद लगेगा, कहीं लाल लगेगा, कहीं कालिमा आ जाएगी, मतलब चेहरा पूरी तरह विकृत हो जाता है जी। कभी कभी तो उसमें रक्त नलिकाएं जो हैं, नई रक्त नलिकाएं बन जाती हैं। जैसे पेड़ के जड़ में देखते हैं ना कि बहुत सारी जड़ें इधर उधर निकल के फैल जाती हैं, तो उस तरह है कि लाल नलिकाएं चेहरे पे निकल गई, उत्पन्न हो गई हैं, काफ़ी डरावना हो जाता है जी। और बहुत पतली हो गई त्वचा और संवेदनशील हो गई तो हल्की सी चोट से वहाँ रक्तस्राव भी हो सकता है, रक्त भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इतना खतरनाक, इतने खतरनाक हालात हो जाते हैं चेहरे के। और फिर इतने दिनों के बाद, सेवन करने के बाद वो चिकित्सक के पास आती हैं तो हमारे लिए भी एक चैलेंज का विषय हो जाता है, चुनौती का विषय हो जाता है। उनको समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत तरह की बातें हैं। तो आजकल सबसे जो सामान्य रूप से जो गड़बड़ी पाई जा रही है वो स्टीरॉयड के प्रयोग के चलते, चेहरे पे स्टीरॉयड दवाओं के प्रयोग के चलते, किसी सहेली ने बता दिया, किसी दुकान वाले भैया ने दे दिया और वो विश्वास में लगाए चले जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में त्वचा संबंधी बीमारियां और उनसे सावधानियां, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किसी के कहने पे जो क्रीम बतलाया जा रहा है उसे बिना जाने समझे प्रयोग कर लेने से किस तरह की विकृतियां आ सकती हैं, सुंदरता की जगह कुरूपता आ सकती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए महिलाएं किस तरह के घरेलू उत्पाद को अपनाएं, या बाज़ार में जो उपलब्ध हैं या जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, किनको अपनाएं ताकि सुंदरता को कायम रख सकें? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कोई रूल नहीं है जी, किसकी त्वचा पर कौन सा क्रीम सूट करने जा रहा है। कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत खराब होती है तो अमृत से भी रिएक्शन हो जाता है जी। तो ये अपने तजुर्बे की बात है, अपने अनुभव की बात है कि हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर कुछ कार्य ना करें। बहुत जो साधारण सी चीज़ें हैं, जैसे आप लोशन के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि दूध की छाली लगा रहे हैं क्रीम के तौर पे जी, कहीं ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कहीं ठीक है। वो आप नारियल तेल का सेवन कर रहे हैं, स्नान करने के बाद अगर त्वचा पे लगा रहे हैं, वो कहीं ठीक है। सरसों तेल लगाने से हमने देखा है कि कुछ समस्या उत्पन्न होती है,
है ना, उसमें कालिमा आती है और रिएक्शन भी सरसों तेल से होता है। खास करके उसके बाद अगर धूप में बैठ जाएं लोग तो उसके बाद रिएक्शन होता है, त्वचा काली पड़ने लगती है और दाने दाने उसमें आने लगते हैं, एक्जिमा उत्पन्न हो जाता है, फुंसियाँ आती हैं, खुजली होती है। दूसरी चीज़ है कि नारियल तेल में कपूर मिलाकर तो कभी नहीं लगाना चाहिए। ये आम धारणा है कि कपूर लगाने से सूदिंग इफेक्ट होता है, शीतलता मिलती है, जलन दूर होती है, लेकिन कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाने से और समस्या गंभीर हो जाती है। तो हम लोग सबको मना करते हैं कि नारियल तेल, प्लेन नारियल तेल आप लगावें, लेकिन कपूर ना मिलाएं उसमें। और कई लोग हैं जैसे प्रयोग करते रहते हैं चेहरे पे, कभी नींबू का रस लगा रहे हैं, कभी अदरक का उसको पीस करके उसको लगा रहे हैं, तो आलू पीस कर लगा रहे हैं। तो ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। जी जी। घरेलू नुस्खों के नाम पर मैं इतनी आज़ादी लेने के लिए सलाह नहीं दूंगा महिलाओं को कि आप कुछ भी लेकर प्रयोग करना शुरू कर दें। ब्यूटी पार्लर्स में जो चली जाती हैं वहाँ पता नहीं वो लोग क्या लगा देती हैं, कौन कौन सा किस तरह का मसाज करती हैं, ये सब भी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। जी। तो मैं किसी एक विशेष पदार्थ का नाम नहीं लूँगा। चेहरे पर प्रयोग नहीं करना है। बहुत दिक्कत हो चिकित्सक से सलाह ले लें, आपकी त्वचा किस तरह की है, किस तरह बिहेव कर रही है, उसके मुताबिक चिकित्सक की सलाह पर ही कार्य करें। और स्टेरॉयड वाली दवाएं तो कभी ना लगाएं। किसी पे भरोसा करके जो चिकित्सक नहीं है, आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, उनके बताने से आप कुछ ना लगाएं चेहरे पे। जी जी। और साबुन का प्रयोग भी ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत साबुन में जिसमें कॉस्टिक का मात्रा ज़्यादा रहता है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर भी बताना पड़ेगा कि जैसे लाइफ बॉय साबुन आपका है, ये तो हमारी किताबों में भी उसका नाम तक लिखा हुआ है कि वो स्किन को, त्वचा को काफ़ी ड्राई कर देता है, काफ़ी शुष्क कर देता है। और उसके बाद बहुत सारा इमोलियंट्स यानी जो त्वचा को मुलायम करने वाले जो लेप हैं, लोशंस हैं, उनको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग मना करते हैं कि स्ट्रॉन्ग साबुन का इस्तेमाल ना करें जो त्वचा को रफ करती हैं, रुक्ष बनाती हैं, सूखा बनाती हैं त्वचा को। तो हम लोग कुछ हाई फैट वाले, जिनमें हाई फैट का मात्रा रहता है साबुन में, वैसे साबुन हम लोग बताते हैं, उनको प्रयोग करने के लिए बताते हैं। जी जी जी। ये तो बहुत अच्छी तरह से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ, चेहरे पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो सही है उसे और ख़राब नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसा कि हमारे आज के विशेषज्ञ ने बताया कि नारियल तेल का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं, दूध की छाली का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ जो जिनमें केमिकल्स की मात्राएं कम होती हैं उनका प्रयोग आप अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कर सकती हैं। हम बात कर रहे थे एक्जिमा की, और एक्जिमा के दौरान ही बहुत तरह की बातें जो हैं वो निकल कर आ गई। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि एक्जिमा के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उससे बचाव के लिए क्या किया जाए। तो एक्जिमा का कारण जैसा कि हमने बताया, एक जो बाह्य कारणों से जो एक्जिमा हो रहा है जी, वो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। चिकित्सक से आप मिलेंगे, चिकित्सक सवाल करते हैं, उनकी दिनचर्या पूछते हैं, आप क्या क्या लगा रही हैं, कौन सा काम करती हैं, किस पेशे में हैं। अब जैसे कुछ महिलाएं खेतों में भी जाती हैं, आजकल तो सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं बैठी हैं, कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों का वो भी कार्य कर रही हैं, जीविकोपार्जन का उपाय कर रही हैं। छोटा काम से लेकर बड़ा काम। छोटा मतलब, मेरा कहने का मतलब छोटा नहीं है, मतलब कोई भी शारीरिक श्रम कर रही हैं और कोई भी बुद्धिजीवी वाला कार्य कर रही हैं जी, है ना। गांव से लेकर शहरों तक कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। तो जो चैलेंजेस पुरुषों में हैं उनसे कम चैलेंजेस महिलाओं में नहीं है, बल्कि ज़्यादा चैलेंजेस उनमें हैं। जैसे जो महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, महिलाएं या पुरुष भी खेतों में जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो आर्टिफिशियल हम लोग जो अप्राकृतिक जो देते हैं, केमिकल्स डालते हैं पौधों में, खाद डालते हैं, वो संसर्ग में आ रहे हैं, उनसे रिएक्शन हो सकता है, त्वचा में एक्जिमा हो सकता है। पानी में पैर डूबा हुआ है बहुत देर तक, धन रोपनी का सीजन आ गया मान लीजिए, है ना, खेतों में धान रोपण का कार्य चल रहा है, तो पानी में बहुत ज़्यादा देर तक अगर पैर रह जाएगा, हाथ रह जाएगा, तो उसके चलते फंगस का इन्फेक्शन होने लगता है, त्वचा में सूजन हो जाती है और एक्जिमा वहाँ भी उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी छू रहे हैं, कुछ लोग गोबर में काम कर रही हैं, गोबर भी छूती हैं महिलाएं घर में, गोबर का उपला तो बनाती उसमें हैं, भी जो गोबर से लिपती हैं, हाँ, नाइट्रोजन युक्त जो केमिकल होते हैं उसमें, उनसे रिएक्शन होता है, डर्मेटाइटिस होती है। और एक्जिमा में दो तरह के डैमेज होते हैं, एक तो एलर्जी के चलते त्वचा में नुकसान होता है,
दूसरा है कि त्वचा की कोशिकाओं को सीधे डैमेज पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया, किसी में ये वाली प्रक्रिया, किसी में डायरेक्ट डैमेज वाली प्रक्रिया, चाहे तरीका जो भी हो, लेकिन एक्जिमा हो जाता है उसमें। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मजबूरी आपकी है कि नहीं हमें ये काम करना ही है, तो काम करने के पहले आप कोई लोशन लगा लें, नारियल तेल ही है या कोई भी सलाह पर चिकित्सक की लोशन लगा लें। इसके बाद उसको छुए कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आवे। दूसरी चीज़ है आप ग्लव्स पहन लें, दस्ताने पहन लें जो उसमें बैरियर का काम करे, डायरेक्ट संसर्ग में नहीं आने दे। ये आप कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं हम लोग। तीसरी जो बात है कि अगर ये कुछ भी ना कर सकें, हम लोग नहीं कर पाए, तो काम करने के बाद तुरंत आने के बाद अच्छी तरह कोई सॉफ्ट सोप से धो लें उसको, है ना, साफ कर लें, और इसके बाद तुरंत लोशन लगा लें, क्रीम लगा लें जो सलाह दी गई है, या जैसे जो घरेलू नुस्खे हमने बताए, नारियल तेल है या दूध की छाली है, लगाया जा सकता है उसको। इतना तो हम कर ही सकते हैं जी। और विशेष कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, अन्यत्र नहीं जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्य जो चिकित्सक हैं, मैं शिकायत नहीं करता, त्वचा रोग के बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को रहती है, इसलिए सीधे आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से ही सलाह लें। जी, नहीं तो नीम हकीम खतरे जान। बिल्कुल, हर कोई अभी चर्म रोग चिकित्सक बन के बैठा हुआ है, बिना डिग्रियां लिए बोर्ड लगा देते हैं लोग चर्म रोग विशेषज्ञ, और धड़ल्ले से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। जी, और वैसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हम कुछ ना करें वो मंजूर है जी, लेकिन अज्ञानतावश या उत्साहवश हम कुछ ऐसा न कर जाएं कि हमें लेनी की देनी पड़ जाए, हमारा चेहरा और विकृत हो जाए और नुकसान हो जाए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और तापमान बहुत उच्च पहुंच चुका है, तो ऐसे में सनबर्न, घमौरियाँ और त्वचा संबंधी कई समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ऐसे में क्या क्या करना चाहिए और किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि हर व्यक्ति की त्वचा का प्रकार अलग होता है जी। कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है तो एक को आप देखें कि त्वचा काली पड़नी शुरू हो गई है ना, वहाँ धब्बे, काले काले धब्बे चेहरे पे आने लगे, कुछ दिनों तक जाने के बाद काले काले धब्बे आने लगे। वही दूसरा व्यक्ति अगर धूप में बराबर जा रहा है, उसको काले काले धब्बे नहीं आएंगे, बल्कि उसको डायरेक्ट सनबर्न हो जाएगा। सीधे धूप से या सूर्य की रोशनी से त्वचा एकदम जलने जैसी हो जाएगी, त्वचा लाल हो जाएगी, हाँ लाल हो जाएगी, लहर जलन होगी, वहाँ फफोले भी आ सकते हैं। अगर सीवियर केस हो गया बर्न का तो फफोले भी आ सकते हैं। तो ये दो टाइप के एक्सट्रीम टाइप हुए दो के, एक में है कि कालिमा होगी, सिर्फ त्वचा काली पड़ने लगेगी। दूसरे में है कि बराबर सनबर्न होगा, कभी काली नहीं पड़ेगी त्वचा, है ना। और बीच में जो प्रकार हैं कि कभी कालिमा वाली भी बात हो सकती है और त्वचा जलने वाली भी बात हो सकती है, बीच के ऐसे टाइप्स हैं। तो देखना पड़ता है कि त्वचा का कौन सा प्रकार किसका है। एक बार किसी को अगर छाही हो गई धूप के चलते, जो कि प्रायः धूप के चलते ही छाही होती है, जो यहाँ चेहरे पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, ललाट पे आ जाते हैं, गालों पे आ जाते हैं, ऊपरी लिप्स पे आ जाते हैं, होंठ के ऊपरी भाग पे आ जाते हैं, चिन जो है ठुड्डी है उस पे आ जाते हैं, जो सामान्य त्वचा के रंग से गहरा होता है। ये सब सामान्य भाग हैं चेहरे के जहाँ पे काले काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में मेलाज्मा मेडिकल में बोलते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए काले काले धब्बे आ गए, है ना। बहुत सारी महिलाओं के प्रथम प्रसव के बाद ये धब्बे शुरू हो जाते हैं और इसके बाद धूप में जाने पर और भी बढ़ती जाती हैं वो। तो ये अगर एक बार किसी को हो गए इस तरह के धब्बे, तो चिकित्सा करने के बाद भी, उनको ठीक करने के बाद भी चांसेस बने रहते हैं कि जब भी धूप में जाएंगे तो उनको होगा। तो ऐसे मरीजों को सनस्क्रीन लगाने की हम लोग सलाह देते हैं। ऐसे लोशंस आते हैं जो लगा के आधा घंटा पहले लगा के अगर धूप में जाया जाए तो उनका हार्मफुल इफेक्ट जो है, उनका जो नुकसान वाला जो प्रभाव धूप का, वो नहीं होने देता है, उससे बचाता है उसको। तो एक तो डायरेक्ट सनबर्न हो गया, फिर धब्बे हो गए। तीसरा है कि जैसे आपने देखा होगा कि चकत्ते त्वचा पर आ जाते हैं, जैसे चींटी काटती है तो वहाँ सूजन हो जाती है ना, उस तरह झुरपित्ती जिसको बोलते हैं, उस तरह से बड़े बड़े धब्बे निकल आते हैं। धूप से वैसा भी हो सकता है असर। और कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें धूप में जाना सख्त मना करते हैं हम लोग। उन बीमारियों का अंग्रेजी नाम बताने से फ़ायदा नहीं, वो थोड़ा ख़ानदानी बीमारियां हैं या शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं स्वतः रूप से,
कुछ मनुष्यों में उनके चलते बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं खुद ब खुद, और उनमें मना किया जाता है कि आप धूप में नहीं जाएं। जैसे एक ल्यूपस की बीमारी होती है, हाँ। लाल लाल धब्बे चेहरे पे आ जाते हैं, और न केवल त्वचा पर बल्कि किडनी भी प्रभावित होती है, हार्ट भी, हृदय भी प्रभावित होता है ना, और हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। तो त्वचा से एक सिग्नल मिलता है कि अरे इस तरह की बीमारी है, और भी जांच करवा लें, अंदर तो कहीं प्रभाव नहीं पड़ा हो। तो ये बीमारियां जैसे ल्यूपस की बीमारी हमने बताया, तो वो धूप में जाने से सीधे सीधे बढ़ने लगती है बीमारी। वो तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं उसमें कि धूप में नहीं जाएं आप जी। दूसरी चीज़ है कि धूप में जाएं या नहीं, गर्मी का मौसम है, जाहिर है पसीना ज़्यादा चल रहा है, तो सबसे बड़ी सलाह इसमें है कि आप सूती कपड़े पहना करें। अगर सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो पसीना जो चलेगा वो वहीं रुका रहेगा, और अगर पसीना रुका रहा और अंदर का भाग भीगा रहा, जैसे कांख वाला हिस्सा है या जांघ का अंदरूनी हिस्सा है, केहूनी वाला हिस्सा है, ठेहुने के पीछे वाला भाग है, जहाँ जहाँ फोल्ड है, जहाँ जहाँ स्किन एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे पसीना रुका रहता है, ठहराव रहता है, और वहाँ फंगस ग्रो करता है, फफूंदी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और काफ़ी खुजली होती है और बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं। और ये इसको हम लोग टीनिया या रिंग वर्म बोलते हैं, क्योंकि रिंग की तरह, एक वर्म की तरह, कीड़े की तरह फैलता जाता है, गोल 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 गोल। और ये अभी पूरे हिंदुस्तान में ये प्रभावित किए हुए लोगों को, और एक समस्या बनी हुई है। लोग ठीक से दवा करते नहीं हैं। मान लीजिए 1 महीने तक कंप्लीट दवा करनी है और 5-7 दिन करके छोड़ देते हैं, तो इस तरह से पूरा नहीं हो पाती है चिकित्सा, और वो लगे रहते हैं उसी में, सालों करवाते रहते हैं चिकित्सा। तो ये क्या ये रिंगवर्म होने के बाद इलाज करवा लें, कुछ दिनों के बाद ये क्या फिर से हो सकता है? वही मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो है कि उसका पूरी तरह निर्देश का पालन करें, कितने दिनों तक लगाना है, कौन सी दवा खानी है, साथ साथ चिकित्सा लेनी है। उसके बाद भी जो मैंने बताया कि सूती कपड़े पहनने हैं, पसीने वाले माहौल से बचने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ये सब बात, सूखे हुए कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं कि वर्षा हुई, कपड़े भीगे हैं, हमने पहन लिया, सूखने नहीं दिया पूरा, हमने पहन लिया। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और फिर वही बात आती है कि दवा दुकान में जा करके उनसे कोई कृपया दवा न मांगने की कोशिश करें कि हमें रिंगवर्म हो गया, कोई दवा दे दीजिए। वो स्टीरॉयड की दवाएं धड़ल्ले से देंगे, सहज रूप से उपलब्ध हैं, उसको ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बोलते हैं, और फिर तो रही सही कसर और पूरी हो जाएगी, कभी ठीक होने वाली बीमारी फिर नहीं बन जाएगी वो। जी। तो इन निर्देशों का पालन करना पड़ता है जी। यहाँ पर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके कारणों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो उसके कारणों में देखा जाता है कि खान पान, जीवन शैली, और दूसरा जो प्रमुख कारण बोला जाता है वो है वंशानुगत। तो क्या त्वचा रोग में भी ऐसी कोई बीमारी है जो वंशानुगत होती हो? बिल्कुल ऐसी बीमारियां हैं। अभी मैं कह ही रहा था इस बात को कि जैसे सोरियासिस का नाम हमने लिया था जी, तो सोरियासिस भी एक वंशानुगत बीमारी है। अगर पूछा जाए कि सोरियासिस किस तरह की बीमारी है, तो यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, मल्टी फैक्टोरियल उसको बोलते हैं, कि कई कारणों के चलते हो रहा है। कोई एक कारण अगर पूछा जाए तो बताना मुश्किल है, लेकिन सोरियासिस में देखा गया है कि अगर किसी को है तो शायद उनके वंश के लिस्ट को देखा जाए, ऊपर में दादाजी हैं, नाना जी हैं, जो भी हैं, तो किसी न किसी को शायद मिल जाता है, या नीचे भी होने की संभावनाएं रहती हैं कि उनके सन को हो गया, ग्रैंड सन को हो गया, भाई को हो गया, बहन को हो गया, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि पूरे परिवार को हो जाएगा। जी। अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए क्या क्या नियम का पालन करें? बस सबसे पहली चीज़ है कि जो चुनौतियां हैं त्वचा को, हमारी त्वचा जो झेलती है, उनसे बचाएं उसको जी। जैसे जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंडक से तो बचाएं उसको, अच्छे कपड़े पहने। अभी गर्मी के मौसम के लिए, गर्मी के मौसम के लिए मैंने बार मैं दोहरा रहा हूँ, सूती कपड़े पहने। सूती कपड़ों से अच्छा गर्मी के मौसम के लिए कुछ भी नहीं है। आप हो सके तो हैट लगाएं, धूप से बचें। इस तरह हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। छाता लगाएं। डॉक्टर धर्मेंद्र, आप हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों को त्वचा संबंधी इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। जी, धन्यवाद।